तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और स्वागत है आपका हिस्ट्री के इस पहले लेक्चर में। जी हाँ, हिस्ट्री आज हम लोग शुरू करेंगे और हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी टाइम तो फिक्स नहीं हुआ है हिस्ट्री का, लेकिन वीडियो आपको धीरे धीरे मिलेगा। उसके बाद टाइम आपका फिक्स कर दिया जाएगा कि हिस्ट्री कब रहेगा, फिजिक्स कब रहेगा। तो सबसे पहले आज हम लोग हिस्ट्री में पहला जो चैप्टर है हमारा उसको देखेंगे। थोड़ा क्या है हमारा पहला चैप्टर, में भी पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। ये हमारा पहला चैप्टर है हिस्ट्री का। ठीक, आज हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे यूरोप का राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो उससे पहले हम लोग राष्ट्रवाद के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद जो शब्द है उसे हम लोग समझ क्या रहे हैं, क्या वो है आखिर उसका मतलब। देखिए, राष्ट्रवाद जो होता है किसी भी एक देश का, राष्ट्र का मतलब क्या होता है? देश। राष्ट्र का वाद अगर हम लोग उसको अलग करें, राष्ट्रवाद, तो राष्ट्र का मतलब होता है देश। तो देश के सदस्यों को, अगर एक लाइन में हम लोग इसको समझना चाहें, तो देश के सदस्यों को एक समानता जब मिल जाती है किसी भी चीज में, किसी भी क्षेत्र में, हर एक तरह से अगर समानता मिल रही है, उसी चीज को राष्ट्रवाद कहते हैं। पहले के जमाने में राष्ट्रवाद नहीं था। पहले तो शासन हुआ करता था राजा लोग का, तो उसमें सभी लोगों को एक समान हक नहीं मिलता था। ठीक, वही हक को जो सबको मिलता है एक बराबर, उसको कहते हैं राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद को अगर एक डिफिनेशन के रूप में देखा जाए तो किसी भी राष्ट्र के सभी सदस्यों को एक समान सदस्यता का मतलब कि एक समान अधिकार, अगर एक समान अधिकार दिया जा रहा है तो उस चीज को राष्ट्रवाद कहते हैं। नहीं समझे? फिर से सुनिए। किसी भी राष्ट्र में सभी सदस्यों को, कोई भी राष्ट्र है उसमें जितना भी सदस्य है, सभी सदस्यों को एक समान रूप से सदस्यता को बढ़ावा देना। मतलब कि जो ये आदमी है और जो ये आदमी है, मान लेते हैं कि ये आदमी बहुत अमीर है, बहुत ज्यादा अमीर है, ये आदमी गरीब है। एक और आदमी है, ये निचली जाति का है। ये कौन सी जाति का है? और नीची जाति का। और मान लेते हैं कि ये जो है ये ब्राह्मण है, बहुत ऊंची जाति का है। तो इसमें हम लोग चार तरह के लोग दिख रहे हैं। पहला नंबर का जो आदमी है वो बहुत ज्यादा अमीर है। ये एक राष्ट्र का बात हो रहा है, ये हमारा एक राष्ट्र है, एक देश है। मान लेते हैं ये जो गोला है एक देश है और उस गोला में ये लोग रह रहे हैं। एक बहुत अमीर है, एक बहुत गरीब है, एक निचली जाति का है, एक ब्राह्मण है। तो जैसा कि अभी भी होता है, लेकिन वो चीज होना नहीं चाहिए। अब अभी भी होता है कि निचली जाति वाली को लोग छोटा मानते हैं, जो गरीब है उसको अमीर जो है अपने से छोटा मानता है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ये संविधान कहता नहीं है। हमारा संविधान कहता है कि ये सभी लोग एक समान है, सभी को एक समान रूप से जो है स्वतंत्रता मिली हुई है। सभी को राष्ट्रवाद क्या है? एक विचारधारा, एक विचार है। कैसी विचार है? कि उस विचार में ये जितने भी लोग हैं उन सभी को एक समान रूप से देखा जाए। ठीक है, इसका मेन लेकिन किस स्तर पे? तो राष्ट्र के स्तर पे, यानी देश के स्तर पर। ये नहीं कि किसी लोकल के स्तर पे, किसी क्षेत्र के स्तर पे, क्षेत्र विशेष के स्तर पर नहीं, वो राष्ट्र के स्तर पे। वो अपना जो राष्ट्र है उस देश में सभी को वही समान देखेगा। जैसा उस राज्य वाले को देखेगा, वैसा ही दूसरे राज्य वाले को देखेगा। सभी को एक समान रूप से देखेगा। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक, इसका जो जड़ होता है, यानी इसका जो स्थापित करने का, राष्ट्रवाद को स्थापित करने का जो मेन जड़ होता है, वो क्या होता है? जो इसको और स्ट्रांग बनाता है और मजबूत बनाता है, वो होता है राष्ट्रीय ध्वज। ध्वज हो गया। अब मान लीजिए कि कोई भारत का झंडा लहरा रहा है, तो उससे एक एनर्जी बनती है कि नहीं यार, मैं भारत देश का हूं और मुझे भी समान अधिकार है, मुझे भी सब कुछ है। एक फीलिंग आती है, ठीक है, कि हम एक स्वतंत्र देश में रह रहे हैं जहां हर चीज की हमें स्वतंत्रता दी गई है, किसी के दबाव में हम नहीं रह सकते हैं। यहां तक समझे? राष्ट्र ध्वज होता है और फिर जो राष्ट्रगान होता है। राष्ट्रगान भी जो है उसका जड़ होता है। ये सब मूल जड़ है। किसका जड़ है भाई? राष्ट्रवाद का जड़ है। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान हो गया, राष्ट्रीय प्रतीक हो गया। प्रतीक मतलब चिन्ह होता है।
और आदि जितना भी ऐसा राष्ट्रीय होता है वो सभी के सभी जो है क्या है, जड़ होते हैं। किसके? राष्ट्रवाद के, जो हमारी अंदर राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाते हैं। अगर हम लोग कहीं पे अपना राष्ट्रगान सुन लेते हैं तो देश के प्रति हमारे अंदर एक फीलिंग आती है कि हम भारतवासी हैं और भारत के लिए हम कुछ भी करेंगे। एक ऐसा फीलिंग आता होगा यदि राष्ट्रगान सुनने के बाद। हम लोग राष्ट्रीय ध्वज देखते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आता है, एक फीलिंग आता है, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति फीलिंग आता है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक हम लोग देखते हैं तो वैसा फीलिंग आता है। तो वही सब जितना भी ये है, ये सब मूल जड़ है राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का। इतना तक राष्ट्रवाद को समझ गए। अगला टॉपिक देखिए जो है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद। वहां पे राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ उस चीज को हम लोग समझते हैं। कि राष्ट्रवाद की जो पहली अभिव्यक्ति, मतलब राष्ट्रवाद जो सबसे पहले देखा गया वो देखा गया फ्रांस में। मतलब कि राष्ट्रवाद का जो उदय है एक प्रकार से देखा जाए तो सबसे पहले कहां हुआ था? फ्रांस में। फ्रांस में राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति देखी गई। वहां पे लोगों में अब राष्ट्रवाद के प्रति भावना को देखा गया पहली बार। कब? तो फ्रांस में। कौन सी फ्रांस में कब? तो फ्रांसीसी क्रांति में। फ्रांसीसी क्रांति में देखा गया। और जो है फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। याद कर लीजिए, शुरुआत हो गया। यही चीज है जो चीज आपको याद करना होगा। 1789 ईस्वी में क्या हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही जो है और सभी राष्ट्र में, यूरोप में ये राष्ट्रवाद फैला। लेकिन जो राष्ट्रवाद का मूल उदय जो है फ्रांसीसी क्रांति से हुआ था, यानी 1789 में हुआ था इसका पहला बार। जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ, इससे जो है निरंकुशवाद से छुटकारा मिला। निरंकुशवाद, नया शब्द। निरंकुशवाद से क्या हुआ? छुटकारा मिला। निरंकुशवाद क्या है? इस शासन व्यवस्था जिसका सत्ता पर कोई भी अंकुश नहीं है। मतलब क्या? मतलब एक ऐसा राजा जो कि अपने प्रजा के कुछ भी कर सकता है। अगर प्रजा पे वो शासन कर रहा है, वो कह देगा कि 2 रुपया के बदला हम 5 रुपया कर लेंगे, तो प्रजा को देना ही देना है। नहीं देगा उसको सजा दे देगा, जेल में डाल देगा। उसका सत्ता पे कोई भी अंकुश नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। वैसी शासन व्यवस्था, एक तरह से राजशाही शासन व्यवस्था। लेकिन राजशाही शासन व्यवस्था में भी एक ऐसे क्रूर टाइप के होते थे जो अगर जो बोल दिया तो वही होगा। और उसका जो मेन जड़ था वो किस पर आधारित होता था? तो वो सैन्य बल पर आधारित होता था। सैन्य बल मतलब सैनिक पर आधारित होता था। नहीं मानता था, सैनिक को भेज देता था, मार देता था। नहीं मानेगा तुमको जेल कर देगा, नहीं मानेगा तुमको जान से मार देंगे। तो डर, खौफ के कारण लोगों को मानना पड़ता था। ये अगर राजा बोल दिया कि अगर हम 5 रुपया नहीं, अब से 10 रुपया प्रति केजी बेचेंगे इस चीज को, अब इस चीज को हम क्या 20 रुपया प्रति केजी बेचेंगे, या 20 रुपया प्रति केजी लेंगे, या 5 रुपया प्रति केजी लेंगे। किसान से मान लीजिए गेहूं जो है 1 रुपया प्रति केजी लेंगे, लेकिन किसान बोला कि नहीं हम मेहनत किए हैं, हम 5 रुपया बेचेंगे, 10 रुपया बेचेंगे, 20 रुपया बेचेंगे। उस समय इतना ज्यादा होता था, इसलिए बोल रहे हैं आपको। लेकिन जो बोल दिया राजा कि इतना में हम लेंगे, इसका मतलब इतना ही में लेंगे। अगर किसान नहीं दिया तो किसान के साथ कुछ भी हो सकता है। यह है निरंकुशवाद, यानी सैन्य बल पर आधारित होता था। उससे छुटकारा मिला फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोगों को। फ्रांस में उस चीज से छुटकारा मिला। और जब इस चीज से छुटकारा मिला तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो राष्ट्रवाद फैला, वहां पर राष्ट्रवाद जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बाद फैला, उसमें क्या हुआ? उसके बाद सबसे पहले शासन व्यवस्था को अच्छा किया गया। किसको? शासन व्यवस्था को अच्छा किया गया। शपथ ग्रहण करवाया गया। जो जो लोग सत्ता में स्थापित हुए उनसे शपथ ग्रहण करवाया गया। और क्या हुआ? कानून लाए गए। कानून लाया गया, संविधान लाया गया नया नया कि ये हक सबको मिलेगा, ये अधिकार सबको मिलेगा। ऐसा ऐसा कानून, संविधान सबके लिए लाया गया। किसमें? राष्ट्रवाद के बाद। कब? फ्रांस में। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी के बाद। यहां तक हो गया। उसके बाद फ्रांस के लोगों ने ये घोषणा कर दिया एक कि पूरे यूरोप में क्या करेंगे? राष्ट्रवाद को फैलाएंगे। क्या करेंगे?
पूरे यूरोप में निरंकुशवाद से मुक्ति दे देंगे और पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद रहेगा। यानी कि सारा यूरोप जो है एक अच्छे सत्ता पे चलेगा जहां पे लोगों को समान अधिकार मिलेगा। ये फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस ने घोषणा कर दिया कि हम पूरे यूरोप को राष्ट्रवाद बनाएंगे, राष्ट्रवाद से निरंकुशवाद से मुक्त करेंगे। ये हमारा घोषणा कर दिया कौन? फ्रांस। फ्रांसीसी क्रांति के जस्ट बाद 1790 ईस्वी में अब क्या हुआ कि धीरे धीरे यूरोप के इटली, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड ये 3 देश यहां पे राष्ट्रवाद का उदय हो गया। यानी कि फ्रांस वाले घुस गए और राष्ट्रवाद का उदय यहां पे करने लगे। धीरे धीरे वहां के लोगों के मन में राष्ट्रवाद के प्रति जो है बढ़ावा देने लगे, जिससे लोग जो है वहां के लोग इसके लिए लड़ाई लड़ने लगे, स्टार्ट कर दिए। सबसे पहले कहा 1790 ईस्वी में कहा स्टार्ट हुआ? फ्रांस के बाद इटली, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड में स्टार्ट हुआ। ठीक है। यूटोपिया नाम के एक समाज की कल्पना की थी, जिसको कल्पनादर्श समाज भी कहते हैं। इस समाज की कल्पना की थी, ये बताया था कि ऐसा भी एक समाज हो सकता है। यूटोपिया का मतलब क्या है कि एक ऐसे समाज की कल्पना उन्होंने की कि उस समाज में इतना आदर्श है, इतना आदर्शवादी लोग हैं, इतना आदर्श ये हमारा राष्ट्र है, इतना आदर्श समाज है जो कि कभी संभव ही नहीं है। इतना आदर्शवादी था वो। लेकिन ये सिर्फ एक सोच था, एक विचार था। इसी को उन्होंने यूटोपिया नाम दिया, जो कि कभी संभव नहीं है। ठीक, ये बात को समझ गए, राष्ट्रवाद को समझ गए, निरंकुशवाद को समझ गए, यूटोपिया को समझ गए। फ्रांसीसी क्रांति कब स्टार्ट हुआ था? 1789। पहली राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति कहां से स्टार्ट हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति 1789 के बाद। और यूरोप में पहले कहां फैला? 1790 ईस्वी में इटली, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और एक हॉलैंड भी है, वहां भी, हॉलैंड में। ठीक, यहां सबसे पहले स्टार्ट हुआ राष्ट्रवाद का फैलना। यहां तक क्लियर हो गया? अब चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब जो है हम लोग थोड़ा सा नेपोलियन के बारे में पढ़ लेते हैं। नेपोलियन का जो है फ्रांसीसी क्रांति में योगदान था। क्या योगदान था? कि नेपोलियन जो था उसका सेनापति था। सेनापति कब? फ्रांसीसी क्रांति में। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में क्या था? सेनापति। राष्ट्रवाद के उदय में उसने बहुत योगदान दिया था। नेपोलियन का पूरा नाम क्या था? नेपोलियन का पूरा नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। बोनापार्ट उसका कुल है। क्या है? कुल है, यानी वंश जिसको कहते हैं। बोनापार्ट क्या है? वंश है। किसका? नेपोलियन बोनापार्ट का। बोनापार्ट वंश, जैसे हम लोग का वंश होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, दिस दैट जो भी हो, उसका वंश था बोनापार्ट। उसका जन्म कब हुआ था? 5 अगस्त 1769 जन्म इतना में हुआ था। और वो मरा कब था? 5 मई 1821 में। यही उसका जीवन काल है। क्या है इसका? जीवन काल। 5 अगस्त 1769 में जन्म लिया, 5 मई 1821 में मर गया। उसका एक संतान था जिसका नाम था नेपोलियन द्वितीय। क्या नाम था? नेपोलियन द्वितीय। ये कौन था? उसका संतान था। संतान यानी बेटा था। उसके पिताजी थे। पिताजी का नाम क्या था? नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? कार्लो बोनापार्ट। कार्लो बोनापार्ट उनके पिता थे। और माता जी का क्या नाम था? लेटिजिए रमोलिनो। लेटिजिए रमोलिनो उनकी माता का नाम था। उनकी 2 पत्नी थी। कितनी पत्नी थी? 2 गो। क्या क्या नाम था? जोसेफेन्यूहेंस, ऐसा इनका नाम था, और मेरी लुइस। ये 2 पत्नी थी इनकी, जोसेफिन्यूहेंस और मेरी लुइस। 2 इनकी पत्नी थी। ठीक है, यहां तक क्लियर? माता का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम। 1789 में वो सेनापति था और 1799 में सत्ता उसके हाथ में आया, यानी कि वो शासक बन गया। शासक का अर्थात कि वो अब सेनापति से आगे हो गया, वो एक राजा टाइप का हो गया। राष्ट्रवाद में मतलब राष्ट्रवाद से ही था, लेकिन
राजा टाइप का हो गया। 1799 में सत्ता उसके हाथ में आया पहली बार। पहले उसने जब इस सत्ता उसके हाथ में आया तो वो क्या किया, संविधान का निर्माण किया, आर्थिक विकास किया, शिक्षा में बढ़ावा दिया, प्रशासन में बढ़ावा दिया। और 1804 ईस्वी में उसने एक संविधान बनाया, संहिता का निर्माण किया। किसका संहिता का निर्माण किया? जो नेपोलियन संहिता के नाम से भी जानते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब वो उसके हाथ में सत्ता आ गया और सभी चीज को जीतने लगा, धीरे धीरे सभी राज्यों को जीतने, सभी देश को जीतने लगा, उसके मन में जो है लालच उत्पन्न हो गया। लालच उत्पन्न हो गया और वही लालच जो है उसका हार का, उसका जीवन के खत्म होने का कारण बना। मेन कारण यही था कि उसका मन में लोभ हो गया कि हम ये जब जीत गए तो हम आगे जितने भी देश हैं उसको भी जीत सकते हैं, उसको भी जीत सकते हैं, उसको भी जीत सकते हैं। और उसको अब वो क्या हो गया, उसको लगता था कि मेरा हर काम सही है, हर काम सही है। जब वो जीतने लगा तो उसको लगा कि मेरा हर काम सही है, मतलब कि जो भी करता उसको सही लगता था। लेकिन ऐसा नहीं था। तीसरा नंबर, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गया, अपने आप पे बहुत भरोसा करने लगा और खूब लालची हो गया, महत्वाकांक्षा करने लगा कि हम ये चीज भी ले सकते हैं, वो चीज भी ले सकते हैं। तीसरा नंबर, जो जो वो देश को जीता, मान लीजिए कि 4 देश जीता, 1 2 3 4, और यहां जीतने चला गया वो, तो ये 4 देश जीता ना, तो ये 5वां देश में जब जीतने के लिए गया तो ये चारों देश को छोड़ दिया। छोड़ने का मतलब कि छोड़ा वैसे नहीं, उस पे अपना आधिपत्य तो जमाए रखा, लेकिन वहां ध्यान नहीं दिया, उस तरफ थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया कि वहां क्या कमी है क्या नहीं, उसकी चीज को सुधारें, जिससे कि बाकी जितने भी जीते हुए देश थे वहां की जनता उसके प्रति बहुत ही नाखुश थी, उसको एकदम पसंद नहीं करती थी। मेन कारण ये भी था इसका। आगे जीतते जा रहा था, जीतते जा रहा था, लेकिन जीते हुए जितने भी राष्ट्र थे उस पर 1% भी ध्यान नहीं दे रहा था। जीवन का सबसे बड़ा वो गलती जानते हैं कहाँ किया? वो किया रूस पर आक्रमण करके। रूस को वो कम आंक लिया। आज के डेट में भी रूस बहुत बड़ा देश है, बहुत शक्तिशाली देश है, उस समय भी था, और वो रूस को कम आंका। उस समय सोचा कि रूस जो है बहुत ही कमजोर है, उस पे भी हम जीत सकते हैं। और रूस पर आक्रमण वो कब किया? 1812 ईस्वी में। कब? 1812 ईस्वी में ये रूस पर आक्रमण किया। और आक्रमण किया तो इसका क्या हुआ कि आक्रमण करने के बाद रूस का वातावरण ऐसा था कि इसका जो सैनिक लोग है, सैनिक लोग का जो है तबीयत बिगड़ने लगा, वहां लोग सरवाइव नहीं कर पाया, और धीरे धीरे करके वो लोग हार गया और अंग्रेज उसको गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेज में उसको बंदी बना लिया, गिरफ्तार कर लिया उसी युद्ध में। 18 जून 1815 यानी कि रूस पे आक्रमण करने के 3 साल बाद अंध महासागर के सेंट हेलेना क्या है? द्वीप है। अंध महासागर के सेंट हेलेना द्वीप पर अंग्रेज के द्वारा इसको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। कब? 18 जून 1815 इसको वहां पे गिरफ्तार कर लिया गया और सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया, वहां पे इसको कैदी बना दिया गया। 1815 के 6 साल बाद क्या हुआ? 6 साल बाद उसका मृत्यु हो गया। इतिहासकार का कहना है कि जो अंग्रेज है वो आर्सेनिक एक तत्व है। आर्सेनिक जो है बहुत जहरीला होता है, आर्सेनिक का जहर देके इसको मार दिया अंग्रेज लोग। इतिहासकार लोग कहते हैं कुछ कि इसको जो है आर्सेनिक का जहर देकर मार दिया गया। तो 1815 के 6 वर्ष बाद अर्थात 5 मई 1821 को सेंट हेलेना में अंध महासागर के एक द्वीप जो है वहां पे मर गया बेचारा। ठीक, तो यहाँ उसकी कहानी जो है समाप्त हो गई। कब? 1821 में। तो यहाँ नेपोलियन की कहानी समाप्त हुई, तो यहाँ हम भी आज की कहानी समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे की तरफ जानेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। और जितना भी लिखे थे सबको रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कॉपी पे उतार लीजिएगा। ठीक है, काहे कि कॉपी पे उतारने से फायदा क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा आसानी से आप डील कर लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा और याद करने में आपको आसानी होगा। ठीक है,
तो यहाँ जन्म कब लिया, मृत्यु कब हुआ, किस युद्ध में हारा, सब जान गए। यहाँ तक के लिए रखते हैं, सेशन को खत्म करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय।